अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो गाइस, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है इंडिया सेंड 6 प्लान इन 48 आवर्स। सो 6 प्लान्स तुर्की में इंडिया ने भेज दिए हैं 48 आवर्स में। जैसे कि आप जानते हैं, तुर्की में जलजिला आया, अर्थक्वेक आया है, और जिसकी वजह से काफी लाख 15,000 सुनने में आ रहा है कि लोगों की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। बट उसी के साथ साथ जो है अभी और भी ज्यादा चांसेस हैं जो नंबर्स बढ़ने की। लेकिन हम दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें सेफ हो जाएं। और बाकी चलते हैं, देख लेते हैं कि इस भारत ने इस मुश्किल वक्त में क्या हेल्प की है तुर्की की, और जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या सपोर्ट किया है उनको। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। सो यस, हियर वी गो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और तुर्की से। और भारत के जवानों ने तुर्की के अंदर लोगों की जानें बचाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, 6 प्लेन भर भर के एनडीआरएफ के जवानों के, इंडियन आर्मी के जवानों के, और इसी के साथ मेडिकल इक्विपमेंट और इसी के साथ मेडिसिन, सभी तरीके के इक्विपमेंट, कोई भी चीज तुर्की की सरकार से हमारे ऑफिशियलों ने नहीं लेनी है। सब कुछ एक एक छोटी से छोटी चीज भारत से प्लेन में लाद कर एनडीआरएफ और इसी के साथ हमारी सेना के जवान तुर्की और सीरिया लेकर गए हैं। और इस प्लेन के अंदर 5 प्लेन तो हमने तुर्की के अंदर भेजे हैं और 1 प्लेन सीरिया के अंदर भेजे हैं। तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने जिस तरीके से बिल्डिंगों के अंदर लोगों की खोजबीन शुरू कर दी है। अच्छा, ये एनडीआरएफ है। आपके मन में दोस्तों सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार हमारे एनडीआरएफ के जवान लोगों की जानें कैसे बचाएंगे। दोस्तों, आपको लगता होगा कि पहले सारा मलबा हटाएंगे और फिर जो जिंदा नीचे से निकलेगा फिर उसको निकाल लेंगे, और बाकी अगर जिंदा नहीं है तो फिर उसकी डेड बॉडी निकाल लेंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्डिंग अगर गिरी पड़ी है तो बिल्डिंग के जो लेंटर है, जिसे आप कंक्रीट कह रहे हैं, उस कंक्रीट को काटा जाता है, फिर वहां से रास्ता बनाया जाता है। इन एनडीआरएफ के जवानों के पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिस डिवाइसेस के ऊपर पता लगाया जा सकता है कि कहां पर लोग हैं और कहां पर नहीं है। इनके एनडीआरएफ के जवानों ने जो एक इक्विपमेंट ये लेकर गए थे, उन इक्विपमेंटों के अंदर रेस्क्यू, रोटेटरी रेस्क्यू सा होता है, विक्टिम लोकेशन इक्विपमेंट होता है, लाइफ डिटेक्टर्स जैसे इक्विपमेंट होते हैं, और ये सारे इक्विपमेंट लेकर अब वो वहां पर पहुंच गए हैं। बिल्डिंगों को एकदम लेंटर के थ्रू काटा जा रहा है, रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, और बेसिकली लोगों को बचाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है भारत के द्वारा। दूसरी इंडियन आर्मी के जवानों को देख लीजिए दोस्तों, 99 इंडियन आर्मी के जवानों ने एक चीज ये लेकर गए थे भारत से, और उन्होंने हताए प्रोविंस के अंदर 30 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है। आप इस 30 बेड के हॉस्पिटल के अंदर तुर्की के एक बिल्डिंग देख सकते हो। इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, मेडिसिन से लेकर वेंटिलेटर, इसी के साथ ऑपरेशन थिएटर भी इन्होंने बना दिया है। इसी के साथ आप ये जो बेड देख रहे हो ना, ये बेड भी हमारे भारत से गए हैं, तुर्की से कोई 1 रुपए की मदद नहीं मिली है। और बेसिकली यही दिखाता है कि भारत हर समय तैयार रहता है। और यहाँ पर लोगों की सेफ्टी के लिए हताई प्रोविंस के अंदर ये हॉस्पिटल सेट किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की के अंदर हताई प्रोविंस के अंदर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और सबसे ज्यादा लोग घायल हुए हैं हताई प्रोविंस के अंदर। आपके सामने बकायदा विकिपीडिया का पेज हम लेकर आए हैं, ये बात भी आपको पता लग गई। दोस्तों, तुर्की के अंदर 6 फरवरी को भूकंप आया था और तारीख हो गई है 9 फरवरी, 3 दिन बीतने को हैं। तो इस सिचुएशन में क्या उम्मीद है कि यहाँ पर लोग जिंदा बचे भी होंगे या नहीं बचे होंगे? दोस्तों, इसी को लेकर एक रिपोर्टें मीडिया के अंदर निकल रही हैं, और मीडिया रिपोर्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि चांस तो बहुत हैं कि लोग अभी भी बचाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन होती है।
कंक्रीट के अंदर लोग कैसे फंसे हुए हैं, उन्हें कितनी चोटें आई हैं, इस बेस पर एक लोगों को निकाला जा सकता है। हालांकि बात की जाए अर्थक्वेक के अंदर सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाले लोगों को, तो 2011 में जापान के अंदर अर्थक्वेक आया था और 80 साल की एक महिला को 9 दिनों के बाद निकाला 9 दिनों बाद। 16 साल की एक लड़की थी, उसे दोस्तों 15 दिन बाद निकाला गया था। तो दोस्तों उम्मीद पर दुनिया कायम है। जरूर समय तो बहुत हो गया है, चांसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग अभी भी जिंदा हैं उन्हें निकालने का काम तो तेजी से शुरू करना ही होगा। पूरी दुनिया जुट गई है और बेसिकली तुर्की का नुकसान बहुत हुआ है। और इस सिचुएशन में अब खबरें ये भी निकल रही हैं कि एक सिस्मोलॉजिस्ट था डच का, नीदरलैंड का, उसने 3 दिन पहले ही बता दिया था कि तुर्की, लेबनान, सीरिया के अंदर भूकंप आने वाला है और 3 दिन बाद वो भूकंप आ गया। जेरूसलम का पोस्ट का आर्टिकल देख रहे हो, ट्विटर पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों सारी बातें अब आपको पता लग गई हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों इस डिटेल वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस वीडियो यहाँ पर एंड होती है। एक तरफ भारत है जो कि कभी तुर्की के साथ उनकी बनी नहीं है, तुर्की ने कभी भारत के साथ बनाकर नहीं रखी है, और जो है वो आज हेल्प कर रहा है और हर तरह से, इवन दो बेड तक जो है उन्होंने हेल्प किया है। बेड तक भारत से जा रहे हैं, एनडीआरएफ टीम गई है जो कि अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वहां से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अगर आप देखें तो आप मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी तुर्की के साथ इतनी अच्छे रिलेशनशिप हैं और होने भी चाहिए, लेकिन जब जरूरत के वक्त पता चलता है कौन आपका अपना है और कौन नहीं। लेकिन चले पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश तो की गई थी वहां पर हेल्प करने की। तो अभी कुछ न्यूज सुनने में आ रही हैं कि पीएम शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हेल्प करेंगे, और उनकी पाकिस्तान से कुछ गई है, यहाँ से हेल्प भी गई है। इतना पाकिस्तान अभी नहीं है उस हालत में कि हम ये कह सकें कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर सकता है। चलो जब इंडिया में जो कोविड का मसला आया था तब भी इन्होंने एम्बुलेंस और जो डॉक्टर्स हैं उनकी बात कही थी कि हम यहाँ से भेजने को रेडी हैं। चलो जितना हुआ उतना ही, जितना कर सकते हैं उतना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हुई हूँ और बहुत ज्यादा मुझे अफसोस भी होता है कि देखो एक तरफ इंडिया है और वो तुर्की की हेल्प कर रहा है, लेकिन वहीं पर ही पाकिस्तान भी हेल्प कर रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी वो चेज कर रहे हैं अपनी जो है वो पॉपुलैरिटी को, शायद कह रहे हैं कि वो अपना वहां पर जाके जो है अपने आप को हाईलाइट करें दुनिया के सामने कि जी हम भाई भाई हैं और पाकिस्तान से आए हैं और हम आपको सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में विजिट के लिए जाता है तो उनको प्रोटोकॉल दी जाती है, उनको 5 स्टार या मतलब जो भी अच्छे होटल में जो है वो उनको स्टे करवाया जाता है। जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर अकेले जाता नहीं, उसके साथ और भी स्टाफ बहुत सारा जाता है, तो उनके लिए भी अरेंजमेंट की जाती है। और जब एक मुश्किल कंट्री में एक वो कंट्री जो सफर कर रही है, दूसरों से हेल्प मांग रही है इस वक्त, और नो डाउट ये वक्त किसी पर भी आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है। अभी भारत में भी केदारनाथ का जो इंसिडेंट हुआ था तो वो उस पर भी आया, वो नेचुरली था, ठीक है। पाकिस्तान में भी अभी फ्लड का इशू आया था, वो भी एक नेचुरल था। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक कंट्री पे आया तो वो बहुत ही बड़ी गुनहगार है या उन्होंने बहुत ही गलतियां की हैं या वो मतलब काफिर है या मुस्लिम है, ये नहीं कह सकते हम। किसी पर भी आ सकता है, लेकिन हर वक्त रेडी रहना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अफसोस इस बात पर होता है कि कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपको ये समझना चाहिए कि आप जिस कंट्री में विजिट करने जा रहे हो इस वक्त उनको आपके विजिट की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको आपकी विजिट की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको जरूरत है आपकी आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनको कुछ सेंड कर दो, आप उनको पैसे या फिर उनकी हेल्प कर सकते हो जितना भी आपकी जो हैसियत है, ठीक है। अब इंडिया ने भी वही किया। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोई नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए नहीं है, उनके पास नहीं गए, विजिट पर नहीं गए। उनको पता है कि एक विजिट करना कितना ज्यादा एक्सपेंस लगता है। जाहिर बात है इस वक्त कंडीशन ऐसी चल रही है कि वो लोग इस चीज को नहीं हैंडल कर सकते। उन्होंने जो बच चुके हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको बचा के उनको खाना, उनकी हेल्थ के लिए
मदद करे, और पूरी दुनिया अभी तुर्की को दे रही है। अब हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, तो ये इंसल्ट कराने वाली बात है। उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई आप मत आए, आप लोगों की बहुत मेहरबानी है। तो जाहिर सी बात है, जब एक प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि मैं आ रहा हूं, तो भाई आप किस लिए आ रहे हो? आपने उनकी प्रॉब्लम हल कर देनी है, नहीं करनी ना। आप जब पाकिस्तान में फ्लड आता है तब तो कोई भी यहाँ पर, आप तो कभी भी नहीं राउंड लगाते ना, आप तो कभी विजिट नहीं करते हो। हाँ, पाकिस्तान में जब फ्लड आता है आप दूसरी कंट्रीज में घूमना शुरू हो जाते हो। तो फिर अब जब इंटरनेशनल मीडिया अभी जब वहां पर सर्कुलेट कर रही है, तो आप वहां पर जाकर क्या पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहे हैं, अटेंशन लेना चाह रहे हैं? तो मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या लॉजिक है। तो मैं तो कहती हूँ इससे पहले अगर देखें तो इससे बेहतर तो वो नहीं था जो शहबाज शरीफ, वो इससे काफी हद तक बेहतर थे, जो चीजों को अंडरस्टैंड तो करते थे, चीजों को समझ कर चलाते थे। खैर, यहाँ पर मैं इंडिया को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने तुर्की की हेल्प की है, और साथ में दूसरी कंट्री की भी हेल्प की है, और साथ साथ जो है वो हर चीज के लिए रेडी भी रहते हैं, चाहे वो मेडिकल के हिसाब से हो, फूड के हिसाब से हो, हर लिहाज से। जैसे ही तुर्की में ये अर्थक्वेक आया, उन्होंने फौरन, मुझे लगता है कि वर्ल्ड का सबसे पहली ऐसी कंट्री होगी जिसने फर्स्ट टाइम, मतलब सबसे पहला जो है उन्होंने ही ये हेल्प भेजी है तुर्की के लिए। बट ये है कि उम्मीद करते हैं कि जाने जो है वो लोगों की बच जाएं। जिस तरह से अभी टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका है और सुनने में आ रहा है कि चांसेस कम है, लेकिन ये है कि जिनको ऊपर वाला रखे तो जाहिर सी बात है वो फिर बच भी जाते हैं। जिंदगी मौत तो फिर ऊपर वाले के हाथ में है। कुछ लोग 15 दिन बाद भी बच जाते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन के बाद भी बच जाते हैं, और कुछ लोग तो 1 दिन में भी नहीं बचते। तो बस हम दुआ करते हैं, तुर्की पे बेशक बहुत बुरा वक्त चल रहा है, और हम दुआ करते हैं कि उनके साथ सब अच्छा हो। और मैं एक वीडियो देख रही थी, तस्वीर देख रही थी, एक जो बाप है वो अपने बेटी का हाथ पकड़े हुए बैठा हुआ है, और उसको उस वक्त वो बेटी जिंदा थी, तो काफी टाइम हो चुका था, तो उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई, लेकिन फिर भी बाप ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको शायद अच्छा नहीं लगा कि उसका हाथ वो छोड़कर चला जाए। तो खैर, माँ बाप का प्यार भी तो ऐसा ही होता है ना अपनी औलाद के लिए। तो खैर गाइस, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।